नमस्ते। हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस भारी भरकम और उलझी हुई दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर बैलेंस शीट और वित्तीय विवरणों को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं ना। लेकिन आज हम इन दस्तावेजों को एक जासूस की टूलकिट में बदल देंगे। हमारा मकसद एकदम साफ है, किसी भी कंपनी की असली आर्थिक सेहत और उसकी वित्तीय स्थिति को गहराई से समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पड़ताल को शुरू करते हैं। आइए फटाफट आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वित्तीय विवरणों के अर्थ से, फिर समझेंगे इनकी प्रकृति और इनके उद्देश्य। उसके बाद हम देखेंगे विवरणों के प्रकार और उनका प्रारूप, प्रकटन की कुछ प्रमुख विशेषताएं, और अंत में चर्चा करेंगे अंशधारक निधियों यानी शेयर होल्डर्स फंड्स की। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। वित्तीय विवरणों का अर्थ। आखिर ये कागजात इतने जरूरी क्यों होते हैं? देखिए, आखिर ये वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो औपचारिक साधन हैं जिनमें किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शामिल होते हैं। अब जो निवेशक बाहर बैठे हैं या जो टैक्स अधिकारी और सरकार हैं, उनके लिए ये विवरण सच्चाई का आखिरी स्रोत होते हैं। इन्हीं के जरिए बाहर वालों को पता चलता है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है और उसकी जमीनी हकीकत क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वित्तीय विवरणों की प्रकृति। इन आर्थिक सबूतों को सही मायने में समझने के लिए हमें इनके पीछे के कुछ बुनियादी नियमों को जानना होगा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है कि वित्तीय विवरण सिर्फ रूखा गणित या संख्याओं का खेल नहीं है। ये दरअसल दर्ज किए गए तथ्यों, अकाउंटिंग के नियमों और इंसान के व्यक्तिगत फैसलों का एक दिलचस्प संतुलन है। मतलब इसमें सिर्फ कैलकुलेटर का ही नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल होता है। इस प्रकृति को हम 4 मुख्य पिलर्स में बांट सकते हैं। सोचिए, कंपनी के पास जो कैश है वो तो पूरी तरह से एक दर्ज किया गया फैक्ट है, लेकिन किसी मशीन का मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन कितना होगा या डूबत ऋण का अनुमान कैसे लगाया जाए, यहां इंसानी जजमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कंपनी अपनी संपत्तियों की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखा सके। इसी से जुड़ा है सतत व्यापार अवधारणा या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सुनने में भारी लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बैलेंस शीट कभी ये नहीं दिखाती कि आज किसी संपत्ति को बाजार में कितने में बेचा जा सकता है। इसके बजाय वो हमेशा संपत्ति की पुरानी खरीद कीमत ही दिखाती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि व्यापार लंबे समय तक बंद नहीं होने वाला है। इसी तरह का एक और नियम है मुद्रा मापन या मनी मेजरमेंट की अवधारणा। इसमें यह मान लिया जाता है कि मुद्रा का मूल्य हमेशा एक समान रहेगा। हम सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ती है और पैसे की क्रय शक्ति बदलती रहती है ना? फिर भी अकाउंटिंग के नियम ये अनिवार्य बनाते हैं कि खरीदी गई संपत्तियां अपनी शुरुआती लेनदेन की कीमत पर ही दर्ज रहें। चलिए भाग 3 पर आते हैं, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। आखिर इतनी मेहनत करके ये भारी भरकम रिपोर्ट्स बनाई क्यों जाती हैं? सीधी सी बात है, जो निवेशक और लेनदार कंपनी के बाहर हैं, उन्हें अंदर की स्थिति कैसे पता चलेगी? उनके पास तो कोई जादुई छड़ी है नहीं। इसलिए ये दस्तावेज उन्हें विश्वसनीय जानकारी देते हैं। इसके जरिए वे कंपनी के आर्थिक संसाधनों, कैश फ्लो और मैनेजमेंट कितना असरदार है, इन सब का आकलन कर सकते हैं, ताकि वे अपने पैसे से जुड़े सही और सटीक फैसले ले सकें। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कंपनियां अपनी मर्जी से ये सब जानकारी जैसे चाहें वैसे दिखा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है कंपनी अधिनियम 2013 की। आइए देखते हैं कि कानून इस पूरी जानकारी का सटीक ढांचा कैसे तय करता है। भाग 4, विवरणों के प्रकार और उनका कड़ा प्रारूप। देखते हैं कि ये सब कागजों पर असल में दिखता कैसा है। अनुसूची 3 के तहत हर पंजीकृत कंपनी को अपनी बैलेंस शीट एक खास वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनानी होती है। ये फॉर्मेट बहुत ही तार्किक तरीके से चीज़ों को अलग करता है। ऊपर का हिस्सा इक्विटी और देनदारियां बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है, और नीचे का हिस्सा संपत्तियां ये स्पष्ट करता है कि उस पैसे को आखिर लगाया कहां गया है। इस फॉर्मेट की एक ऐसी शर्त है जिसमें कोई समझौता नहीं चलता, वो है संपत्तियों और देनदारियों का सख्त बंटवारा। हर एक चीज को करंट यानी छोटी अवधि और नॉन करंट यानी लंबी अवधि की श्रेणियों में एकदम साफ साफ बांटना जरूरी है। इससे कंपनी की लिक्विडिटी का तुरंत अंदाजा लग जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, प्रकटन या डिस्क्लोजर की प्रमुख विशेषताएं। अनुसूची 3 सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि कुछ बहुत ही जरूरी नियम भी बताती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प रूल है जो है आंकड़ों को राउंड ऑफ करने का।
अगर किसी कंपनी की बिक्री या टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है तो उन्हें अपने आंकड़ों को निकटतम सैकड़ों, हजारों, लाखों या दशमलव में राउंड ऑफ करना होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टर्नओवर 100 करोड़ के पार चला जाए तब क्या होगा? इतनी बड़ी संख्याओं को पढ़ना सिरदर्द बन सकता है। इसीलिए कानून ये अनिवार्य करता है कि ऐसे मामलों में आंकड़ों को सिर्फ लाखों, मिलियनों या करोड़ों में ही राउंड ऑफ किया जाए ताकि बैलेंस शीट को आसानी से पढ़ा जा सके। और हाँ, भाषा की बात करें तो अकाउंटिंग में पुराने शब्दों के लिए अब कोई जगह नहीं है। सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे पुराने शब्दों को सख्ती से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स का इस्तेमाल होता है। इससे दुनिया भर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बना रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, अंशधारक निधियां या शेयर होल्डर्स फंड्स। अगर किसी निवेशक को जानना है कि कंपनी का असली मालिकाना हक किसके पास है, तो बैलेंस शीट का यह सबसे ऊपरी हिस्सा देखना होता है। इसे 3 साफ हिस्सों में तोड़ा जाता है: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर वारंट के बदले मिलावा पैसा। ये कंपनी के मालिकों की हिस्सेदारी का शीशे की तरह साफ अक्स दिखाता है। यहाँ जो जानकारी देनी होती है उसकी गहराई सच में हैरान करने वाली है। आपको ये बताना ही होगा कि कंपनी में ताकत किसके पास है। खासकर अगर किसी भी व्यक्ति के पास 5% से ज़्यादा शेयर हैं तो उसका नाम सामने आना ही चाहिए। साथ ही पिछले 5 सालों में बोनस या बायबैक के जरिए शेयरों में जो भी बदलाव हुए हैं उनकी पूरी हिस्ट्री देनी पड़ती है। इसी तरह कंपनी जो पैसा बचाती है यानी रिजर्व्स, उसका भी बारीकी से हिसाब देना होता है। क्या वो पैसा कंपनी के सामान्य कामकाज के मुनाफे से आया है, या संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से, या फिर निवेशकों ने शेयरों पर प्रीमियम दिया है? हर एक स्रोत को अलग अलग दिखाना एकदम अनिवार्य है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है: फंड और रिजर्व्स के बीच का फर्क। कोई भी कंपनी हवा में ये दावा नहीं कर सकती कि उसके पास लिक्विड रिजर्व्स हैं। अगर किसी रिजर्व के लिए बाजार में असल निवेश नहीं किया गया है तो उसे फंड नहीं कहा जा सकता। ये नियम निवेशकों को गुमराह होने से बचाता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लाभ और हानि का सरप्लस नकारात्मक भी हो सकता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर वित्तीय विवरण सख्त कानूनों और इंसानी अनुमानों का मिश्रण है तो क्या कोई भी मूल्यांकन 100% निष्पक्ष हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि सिर्फ मुख्य पन्ने देखकर कंपनी की सेहत का अंदाजा लगाना बेवकूफ़ी है। आपको फुटनोट्स की गहराई में उतरना ही पड़ता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही वित्तीय दुनिया की गहराइयों को समझते रहिए।